ये ले। ये तुम्हारे 10 मिनट कब खत्म होंगे भाई? लीजिए वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। एक फाइल का पता करना था, ये उसका नंबर है। पिछले 3 दिन से आपके दफ्तर में पड़ी। एक हफ्ता तो नॉर्मल प्रोसीजर में लग जाता है। जमीन का मामला है, बहुत सा रिकॉर्ड देखने होता है। पर मैं कोशिश करूंगा। हमारे पास टाइम नहीं है एहसान साहब, हम पार्टी के लोग हैं, हमारा काम करना आपका फर्ज है। देखिए, मेरी ड्यूटी काम करना है, सही काम करना, वो चाहे आपका हो या किसी और का। मैंने अर्ज किया ना कि इस काम के लिए मुझे 1 हफ्ता चाहिए होता है। इंशाल्लाह इतवार तक आपकी फाइल रूटीन में एग्जामिन होकर आगे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे लेट नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे इंसानी वादों और इरादों के दरमियान एक मोड़ किस्मत का भी होता है, जिसे लड़ा नहीं जा सकता। इंशाल्लाह इतवार तक आपका काम करने की पूरी कोशिश। हमारे यहाँ जब कोई इंशाल्लाह कहता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये काम नहीं होगा। आप पक्का वादा कीजिए। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह की गवाही से ज्यादा आपको इंसानों की गवाही पर एतबार। मैं कौन होता हूं जो 4 दिन के बाद का आपसे हतमी वादा करूं? मुझे तो अगली सांस का भी पता नहीं। और माफ कीजिएगा, इतवार तक तो आपकी जमानत भी नहीं दी जा सकती। ऐसी संजीदा और मोहतरम बातों में मजाक नहीं करना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा है। वो जो शायर ने कहा है, तू जो कल मिलने को कहता है नसीर, तुझको मालूम है कल क्या होगा। कल 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 पूरे 15 रोज हो गए मुझे यही बकवास सुनते हुए। मिस्टर कमाली, तुम जानते हो मेरे 1 मिनट इन 60 सेकंड्स की क्या कीमत है? जानता हूं सर, जरूर जानता हूं। मगर सर, अगर मुतालिका अफसर अपनी सीट, शहर, बल्कि मुल्क से ही बाहर हो, तो फिर ये फिदवी क्या कर सकता है सर? आप हुक्म करें तो मैं उनके पीछे न्यूयॉर्क चला जाऊं। न्यूयॉर्क चला जाऊं? क्या करोगे इस उम्र में न्यूयॉर्क जाके? वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो वहां क्या कर रहे हैं।
यहां लोगों के करोड़ों का नुकसान हो जाता है और ये लोग बच्चों को सैरे कराते फिरते। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया सर, दिन में कई कई मर्तबा फोन भी करता हूं, फैक्स पे उन्हें मैसेज भी भेजे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉलर्स तो भिजवा दिए थे ना? उसी वक्त सर। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं इसके बारे में। वो कैंपेन का? ये रही सर। अरे ये नहीं भाई, वो सुंडियों वाली जिसे देखकर मैंने खबरनामे से पहले खाना छोड़ दिया। पता नहीं कैसी कैसी सुंडियां ढूंढ के लाते हैं लोग। मैंने भी यही कहा था सर, मगर वो आपके दोस्त बदरुद्दीन साहब परों पे पानी ही नहीं पड़ने देते। मुझे कहने लगे तुम शट अप हो जाओ। देखिए ना सर, आपने उन्हें इस सिलसिले में पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं, मैं भला क्या कर सकता था? मैं शट अप हो गया। बदरुद्दीन से मेरी बात कराओ। जी मेरे भाई, प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से आपका इश्तिहार नहीं चल सका। जी मैंने उसे कल, जी हाँ कल जनाब, ड्रामे से पहले फिक्स स्पॉट के लिए बुक करवाया। जी आप कल देख लीजिए, 8 बजे देखिए जी। हमीद, कमर आया, बुलवाओ उसे जल्दी। जी फरमाइए अब्बा जी। कमर 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 ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ऐसे? तुम रोजाना दोपहर के बाद दफ्तर आते हो, लोग घरों को जा रहे होते हैं और तुम्हारा दिन चढ़ना शुरू होता है। ओहो, और ये पूरी शीशी क्लोन की उलट के आ जाती हो तुम। अच्छा भला पता है तुम्हें मुझे खुशबू से सख्त एलर्जी है। तो आप उसका इलाज करा लीजिए। अब तो हर तरह की एलर्जी का इलाज नहीं कराया है। वो मेरा दोस्त था ना वारिस, उसे फूलों से बड़ी सख्त एलर्जी थी, उसने उसका इलाज करवाया, अब बिल्कुल ठीक है। बल्कि अब तो वो रात को मोतिये के हार पहनकर फनून लतीफा की सरपरस्ती भी करता है। मोतिये के हार पहनकर फनून लतीफा की सरपरस्ती करता है। अंदाजा करो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि गाना वाना सुनने जाता है वहां। अरे नहीं अब्बा जी, आप अभी तक उमराव जान अदा के जमाने में फंसे हुए हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। खैर छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी जिसके लिए आपने मुझे टेलीफोन करके बुलवाया है? बाप साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुलवाया था, अंदाजा करो। तो इसमें कौन सी ऐसी अनोखी बात हो गई? अब्बा जी वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप हफ्ते में 3-4 बार वहां वैसे जाते ही हैं, और फिर हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो। दोनों रिश्ते खत्म हो चले थे। 3 घंटे बेइज्जती करवाने और हाथ जोड़ने के बाद उसका गुस्सा ठंडा किया मैंने। ऐसा क्या हो गया था? या ये क्या ऐड बनाया तुमने? ये क्या ऐड बनाया? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि प्रोडक्ट का नाम सुंडियों के साथ लफ्ज बना बना के मत लिखो। इतनी सुंडियां, पता ही नहीं चलता दवाई सुंडियों के हक में है या उनके खिलाफ। इतनी सुंडियां, अंदाजा करो। अब्बा जी यही तो इनफरादियत है हमारे ऐड में। जितनी ज्यादा सुंडियां होंगी उतना ही ज्यादा लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो वो जो लड़की के कान में कांटे की जगह तुमने सुंडी पहनाई है, वो तो जरा अच्छी नहीं लगी। नहीं अब्बा जी, वो तो सब कुछ सिंबॉलिक था। देखिए ना, लड़की को हमने कपास के फूल की अलामत बनाया, जिस तरह कपास के फूल को कमर कमर कमर, खुदा के वास्ते मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये अमेरिका नहीं है। या इशारा क्या, लोग पूरी तकरीर नहीं समझते। तुम्हें याद है वो जो हमने सिगरेट का इश्तिहार बनाया था, वो जो दूसरी जंग अजीम के दिनों का आइडिया था? वो क्या था? वो ब्लैक आउट के दिनों में सिगरेट मत पीजिए, यहां तक कि अब्दुल्ला भी नहीं। Do not smoke during blackout, not even Abdullah. कमर, हमारा काम चीजों की क्वालिटी देखना नहीं, लोगों को कायल करना है बस। अच्छा खैर छोड़िए इसे, आप ये बताइए अब करना क्या है? ये उस कमाली के बच्चे ने एक आइडिया दिया है, कमबख्त ने। बाप साहब को भी पसंद है, अंदाजा करो।
ये डेवलप करवा के इसे मुझे दो, कॉपी तैयार करवाओ इसकी, जिंगल जिंगल बनवाओ इसके, और जल्दी से पूरा काम मुकम्मल करके मुझे दो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार होना चाहिए ये सब कुछ, वरना अपनी सारी रकम डूब जाएगी। तुम्हें बाप का पता है ना, वो बिजनेस में सगे बाप का लिहाज नहीं करता। तो आप तो ये कहते हैं कि वो आपके बचपन का दोस्त है? मैं कहता हूं, जरूरी नहीं कि वो भी समझे। अंदाजा करो, वो आदमी बुरा नहीं है, दौलत उसके सर को चढ़ गई हुई है। हमें क्या, वो जाने उसका काम, हमें अपने कारोबार से गर्ज रखनी चाहिए। हाँ, वो कल अखबार में उनकी बेटी की तस्वीर आई थी। अंदाजा करो। पता नहीं कोई कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किया है या करना है। आएगी क्यों नहीं, आएगी क्यों नहीं, अरबपति बाप की बेटी है। ये प्रेस वाले जो हैं, ये तो बड़े लोगों के कुत्तों के सेहत का बुलेटिन भी फ्रंट पेज पर छापने को तैयार होते हैं। रेट इश्तिहार का होना चाहिए बस। वैसे उन्होंने अपनी बेटी का नाम कुछ बड़ा अजीब सा नहीं रखा? नवाल, कुछ संबड़ियाल किस्म की चीज नहीं लगती? अंदाजा करो। I said, Rogan, stop it, stop it. Are you crazy? मरना है क्या? ये देख रही हैं आप? क्या किया है आपने? Just look at it. मैंने किया है। जी मोहतरमा, अभी थोड़ी देर पहले आपकी इस गाड़ी ने ये देखें, ये कशीदाकारी की है। बड़े शौक से तेज चलाएं, मगर दाएं बाएं देख लिया करें। आप तो यूं चला रही थी जैसे टेक ऑफ करने लगी हैं आप। सॉरी जी। क्या चीज इजाद की है अंग्रेज ने, ये सॉरी भी। अब आपकी वजह से मुझे घर जाके दोबारा कपड़े बदलने पड़ेंगे, और अगर इस चक्कर में मैं अपने इंटरव्यू में लेट हो गया ना, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, और दुनिया एक अजीम कंप्यूटर इंजीनियर से महरूम हो जाएगी। अच्छा, तो आप ब्लॉग्स में एडमिशन के लिए जा रहे हैं? जी। मैं भी वहीं जा रही हूँ, मगर इंटरव्यूज तो हो चुके हैं। आप तो जा रही होंगी ना रेगुलर सीट पर, जिसकी फीस मुबलिग 50,000 रुपए है, और हम ठहरे गरीब आदमी जिन्हें इस शहर के कुछ मुखय्यर हजरात टैलेंट स्कॉलरशिप देते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि हम वाकई टैलेंटेड हैं। सो ये इस हुलिये में तो मुमकिन नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब के जरा लिहाज कीजिए। बहरहाल आप कपड़े बदल कर आइए, आपसे वहीं मुलाकात होगी। ओफो भाई, कितनी बार आपसे कहा है, एक नई एक्सटेंशन ले आए। ये बहुत स्पार्क मारती है, और वैसे भी अब रिटायर हो चुकी है। मुझे तुमने कब कहा? आपको इसलिए नहीं कहा कि आप हैं पढ़ने लिखने वाले मसरूफ आदमी। मैं तो उनकी बात करी हूँ जिन्हें दुनिया में सिर्फ 2 काम है, स्नूकर खेलना या फिर सोए रहना। मेरी तो अपनी समझ में नहीं आता, ये फरहान भाई को क्या हो गया? अच्छे खासे जॉली आदमी थे, पढ़ाई भी छोड़ दी है, और कोई काम भी नहीं करते। फरहान भाई, आप जिस दिन तुमसे कुछ मांगूंगा ना, उस दिन ये तकरीरें करना, पर ये मत भूला करो कि ये घर जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही मेरे बाप का भी है। फरहान भाई प्लीज मुझे गलत मत समझ। मेरे पास किसी को गलत सही कुछ भी समझने के लिए वक्त नहीं है। ये जिंदगी एक ऐसी कैद बामुशक्कत है जहां हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिशों के जाल काटने और बुनने में लगा रहता है। मुझे ना किसी से कोई शिकायत है और ना ही उम्मीद। ना तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है और ना तनकीद की। तुम आज के बाद मेहरबानी करके मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे। भाई ज़ीशान भाई तो ये कह रहे थे खाने में कुछ है? खाने में तो अभी देर है। हाँ, रात के आलू पड़े हैं, कहीं तो फ्राइंग सॉस से बना दो, आपको पसंद भी तो है। चले आप मुंह हाथ धो लें। इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? रोटी मैंने खानी है, मुंह पर नहीं लगानी।
जाओ प्लीज, कुछ खाने के लिए दो इनको। ये तो हर वक्त अंगारे ही चिबाते रहते हैं। अब बताओ, मैंने कुछ कहा था इनसे? मेरी तो अपनी समझ में नहीं आता कि इन्हें होता क्या जा रहा है। इतनी दिलचस्प, मिलनसार और मोहब्बत वाली आदत थी उनकी, मगर अब तो आप कभी बिठा कर पूछें तो सही उनसे। मैं? ना बाबा ना, ये काम मेरे बस का नहीं। अब्बा जी से कहना। वो तो किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते। हर बात का एक ही जवाब है उनके पास, बेटा दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा, पता नहीं कब करेगा। ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ। बैठो, इधर बैठो। ये रिपोर्ट तुमने लिखी? जी सर। मौका मुलाहिजा करने के बाद? जी हाँ। तुम जानते हो इस इलाके में कमर्शियल प्लॉट का रेट क्या है? इसके बावजूद तुमने ये रिपोर्ट लिखी और नीचे अपने दस्तखत भी कर दिए। तुम्हें मालूम है इन चंद सत्रों की बुनियाद पर तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। हो सकता है सर, मगर ऐसा ना करने पर भी मुझे यही सजा मिल सकती थी, बल्कि शायद इससे भी कुछ ज्यादा। वो कैसे? वो ऐसे सर कि इस प्लॉट के पीछे जो लोग हैं वो इंसान नहीं, मगरमच्छ हैं। उनके आगे मेरी क्या, बड़े बड़े अफसरों की हैसियत छोटी छोटी मछलियों से ज्यादा नहीं है। बड़ी ताकत है सर उनके पास। वो हर रुकावट को हटा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हाँ, लोग तो बहुत ताकतवर हैं वो, मगर सर कई मिनिस्टर सर उनके साथ आते हैं चल के, मेंबर भी सर। वो तो अपने सामने बैठ के उनका काम करवाते हैं। वो लोग धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने इलेक्शनों पे 50-50, 60-60 लाख रुपए लगाए, कहाँ पूरा करें। देखो, जैसा दूध होता है वैसी ही बलाई बनती है। सारे माशरे में जो करप्शन है उसी से तो ये लीडरशिप निकलती है। भाई, ये तो तस्वीर का एक रुख है यार। बहुत से ऐसे भी तो लोग हैं जो ईमानदारी और जिम्मेदारी से जिंदा रहना चाहते हैं और असेंबली की सीट को अवाम की अमानत समझते हैं। बहुत है, बेशुमार। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। जानता तो मैं भी हूं सर, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। हुक्म तो जोर आवरों का ही चलता है। अव्वल तो कहानी चलती सर उनकी, और जहां पैसे की ताकत ना चले वहां उनकी क्लाशनकोफ चलती है। गरीब आदमी कहां उनका मुकाबला कर सकता है सर। किसी शायर ने कहा है, जफाए पंजाए खूंखार से जो बस न चले तो बन के खुश्क निवाला गले में फंसता जा। ले जाओ इस फाल को, ठीक करके लाओ और अपने आप को हिलाकत में मत डालो खामखा। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। सर वैसे आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। या तो आप उनसे अपना हिस्सा ले लीजिए या फिर आंखें बंद करके इसे ऊपर जाने दीजिए। मे आई कम इन सर? जी आइए, बैठिए। थैंक यू सर। जी फरमाइए। सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है सर। सर मैंने स्पेशल रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई किया था और आज मेरा इंटरव्यू था सर। लेकिन दफ्तर वाले मुझे बता रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो गया सर। अरे तुम्हें इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? कांग्रेचुलेशन। लेकिन सर कंफ्यूजन की बात यह है कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया सर, यानी मेरा सिरे से इंटरव्यू हुआ ही नहीं सर। सर मेरा ख्याल है कि मेरे नाम का कोई और कैंडिडेट है सर। सर प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में मेरे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाए सर। ओके। रीशान वल्द एहसान अहमद। ये सर।
इंटरव्यू रोल नंबर 24। यस सर। बी कॉम में फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन। एग्जैक्टली सर। आपका एडमिशन हो गया है भाई। एडमिशन हो गया सर? सर मगर कैसे? अरे भाई सिफारिश से, और कैसे? सिफारिश से सर? सर लेकिन मैंने तो किसी से सिफारिश नहीं करवाई। सर मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी हुई है। फर्ज कीजिए कि कोई गलत फहमी ही हुई, मगर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मुफ्त में एडमिशन मिल रहा है, ले लीजिए। क्यों सर? आप देखिए मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत शदीद अहमियत का हामिल है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सर, जब मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया जो इस सीट के लिए बुनियादी शर्त है, तो मुझे दाखिला कैसे मिल सकता है सर? हाउ इट पॉसिबल सर? तो खुदा तुम्हारा दाखिला मिस नवाल के वालिद साहब की खुसूसी रिकमेंडेशन पर हुआ है। वो हमारे बोर्ड के ट्रस्टी हैं और हर ट्रस्टी की एक सीट होती है, सो उन्होंने अपनी सीट पर तुम्हारा नाम दे दिया है और इसका क्रेडिट मिस नवाल को जाता है। मगर सर मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, और इन खातून से भी मेरी मुलाकात 1 घंटा पहले हुई है सर। बल्कि सर मैं इन्हीं की वजह से लेट हुआ हूँ। जी राइट, ओके, थैंक यू। वेल एक्सक्यूज मी। बहुत अजीब आदमी हैं आप। मैं तो समझी थी कि आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे और कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे एडजेक्टिव्स लगाएंगे, मगर आपने तो खाली थैंक यू तक नहीं कहा। सॉरी मगर। बस ठीक है, रहने दीजिए। एक सॉरी आपने किया, एक सॉरी मैंने किया, हिसाब बराबर। और अब इस चैप्टर को क्लोज करें और ऑफिस में जाकर बाकी के कागजात कंप्लीट करें। मगर मेरा इंटरव्यू तो नहीं हुआ, मैं जानती हूँ। तो गोया इस तरह सिफारशी एडमिशन नहीं देखें नहीं। बाकी तीनों भी सिफारशी हुए, घबराइए नहीं। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है। मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि कभी बैकडोर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा आपने तो वैसे भी हो जाना था, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। चले इसी खुशी में मेरी तरफ से आपको चाय। नहीं, चाय तो मुझे पिलवानी चाहिए। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? देखिए अब आप ऑफर ही नहीं कर रहे थे तो मैं क्या करती। सॉरी। जूस किसने बनाया? उन्हें भेजो मेरे पास। ऑर्डर तैयार है? जी साईं। अब वो तेरे केस का क्या बना बहावल? सरकार, वो आपकी परवरिश से पर्चा वापस हो गया है। थानेदार खुद घर पे कहने आया था, कह रहा था कि मेरी बीवी के पिछलों ने लिख कर दे दिया है कि उनकी बेटी की गुमशुदगी के बारे में मुझ पे कोई शुबा नहीं है। अच्छा, अब ऐसा करें कि किसी मुनासिब वक्त पे उसकी लाश को किसी बोरी शोरी में डालकर नहर में बहा देना। मुद्दा घर में मौजूद हो तो किसी वक्त भी खतरनाक हो सकता है। जो हुक्म सरकार। पर अब हो गया क्या? 30 दिन तो हो गए हैं सरकार। अच्छा, अब अगर पकड़ा गया तो मेरे पास ना आना। मगर सरकार। बाहर जाओ तुम लोग। सही वो। अब अच्छा सही। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे नमक के बगैर जूस अच्छा नहीं लगता। कहा था ना?
मगर आपको डॉक्टर ने इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, सिर्फ मेरा मापारा बेगम। मगर आपका ब्लड प्रेशर तो खानदानी लोगों का ब्लड भी मुख्तलिफ होता है और उसका प्रेशर भी। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। और हाँ, दुआ दो अपने इस खूबसूरत चेहरे को जिसने मेरे दिल को नर्म कर दिया। वरना इन बूटों के निशान तेरी पसलियों पर होते हो तो पूरे घर में ट्याऊं ट्याऊं करती फिरती। वापस कब लौटेंगे? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे ये सवाल मत पूछा करो। मेरा फैसला किसी दूसरे किताबें नहीं होता। हाँ बोलो। मिस्टर बदुद्दीन, मैंने बुलाया था। ओ हाँ हाँ हाँ, भेज दो उसे। अब तुम्हें कुछ कुछ अंदाजा होने लगा है कि कौन सी खुशबू कब कितनी लगानी चाहिए। अब्बा जी, आप इतना काम ना किया करें। देखें, आपकी उंगलियां भी सख्त हो गई हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो मेरी बेटी इतनी अच्छी गर्मा गर्म चाय लेकर आई है, ये मैं अपनी उंगलियों से 1 मिनट इस कप को पकड़ूंगा और मेरी उंगलियां फ्रेश हो जाएंगी। वाह, जीती रहो। क्या ईमान अफरोज चाय है। लगता है आजकल ऑफिस में काम कुछ ज्यादा हो गया है। लगता है मेरी बेटी के जहन पर कोई बोझ है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अब्बा जी। बस मैं वो फरहान भाई के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या होता जा रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आती। बेटा, बुजुर्गों ने यूं ही तो नहीं कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब एक 26-27 साल का नौजवान कोई काम वाम नहीं करेगा, सैर नहीं करेगा, खेले कूदेगा नहीं, पढ़े लिखेगा नहीं, तो वही कुछ होगा जो वो मौसूफ कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आया ये किस पर गया है। ऐसा ना कहिए अब्बा जी, वो तो बड़े हंसने हंसाने वाले थे। बस ये सारी गड़बड़ तभी से हुई है जब से उनके बीए के पर्चे इधर उधर हुए। लेकिन बेटा, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। जो होना था सो हो गया। वो फेल हुआ, डांटना तो अलग, मैंने तो पूछा तक नहीं बेटे, बल्कि 2-3 बार इम्तिहान दिलवाया। अगर उसकी किस्मत में तालीम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब्बा जी, फरहान ने 3 दफा सिर्फ और सिर्फ
आपकी खातिर दाखला भिजवाया है, वरना वो तो कमरा इम्तिहान में जाता था और खाली पेपर छोड़कर आ जाता था। पर क्यों? पापा जी वो कहता है कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वो कहता है ऐसी डिग्री लेने से क्या फायदा जो बाजार में सिर्फ चंद रुपयों में मिल जाती हो। ये तो इंतहाई अहमकाना बात है। अच्छे बुरे लोग किस माशरे में नहीं होते। ये ठीक है कि पैसे के लालच में किसी ने उसके पर्चे बदल दिए, उसकी मेहनत का फल कोई और खा गया, लेकिन बेटा हादसा कितना संगीन हो हादसा होता है। एक बेकाबू मोटर अगर फुटपाथ पर चलते हुए मुसाफिर पर चढ़ जाए तो क्या वो फुटपाथ पर चलना छोड़ देगा? ये क्या बात हुई? वो इस हादसे की सजा खुद को और हमें क्यों दे रहा है? अब्बा जी मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की। पहले तो वो मेरी बात सुन भी लिया करता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुनता है। और मैंने तो अपनी सहेली के अब्बा के ऑफिस में उसके लिए जॉब भी निकलवाई थी, लेकिन वो वहां भी नहीं गया। देखो बेटा, बीए फेल को कौन पूछता है? कई एमए पास नौजवान चूतियां चटकाते फिर रहे हैं कि लड़की तक नहीं मिलती। मैंने 2-3 जगह उसको मुलाजिम करवाया, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद चलाया वो छोड़ गया। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा अलग। अब्बा जी वो जिशान बता रहा था कि वो क्या बोलो क्या? अब्बा जी वो जो उस दिन फरहान जख्मी होकर आया था ना, वो मोटरसाइकिल से नहीं गिरा था, उसकी लड़ाई हो गई थी लड़कों के साथ। और सुना वहां बहुत बुरे लोग आते हैं। क्या कह रहे हो? मैं बात करता हूं। अब्बा जी प्लीज जरा प्यार से समझाइएगा। अब तो मुझे उसकी आंखों से भी खौफ आने लगा है। आराम यार को मजा नहीं है। चलो भी चलो, जल्दी करो, ये मैच खाली। गेम अभी शुरू हुई है, अपनी बारी का इंतजार करो। ये तुम देखते किस तरह से ओए? अगर आंखों की खैरियत चाहते हो तो आंखों को झुका के बात करो। अभी ना यार, झगड़ा क्यों करते हो यार? आप खेलो, हम बाद में खेलेंगे। क्यों बाद में खेल लेंगे? ये स्नूकर क्लब है, कोई बदमाशी का अड्डा नहीं। बस बंद करो। चलो शक्ल गुम करो यहां से। मैं गुस्से का बहुत बुरा हूं। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। शौकत साहब समझा लीजिए इन्हें। चले भाई चले, आप लोग लड़ते क्यों हैं? आप दूसरी टेबल पर आ जाइए। अब तो हम इसी पर खेलेंगे। इस पे खेलेंगे। वजन लीजिए ना। बस भाई अब तुम लोग खाओ, मैं और मिठाई नहीं खाऊंगा। थैंक यू। मैं तो अब गरम गरम एक कहवा इलायची दालचीनी वाला तुम्हारी वालदा को अल्लाह बख्शे बहुत पसंद था। इम्तिहान छोटा सा था,
बेटा इम्तिहान को आए हुए कितने महीने होगा? मेरे ख्याल में तकरीबन ये आखिरी मर्तबा ईद को आया था ना? हाँ, ईद को आया। अब्बाजान मैं गया था आज इम्तिहान भाई की तरफ, बल्कि ये पेन भी उन्होंने मुझे दिया था दाखिले की खुशी में। कह रहे थे कि आज उनकी शादी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, वरना वो जरूर आते। मलका मौसमा आने देती तो आते ना। ये चलो भाई, हमें क्या, वो अपने घर में खुश रहे, हमारे लिए इतना ही काफी है। ये क्या बात हुई? आखिर इस घर का भी कोई हक है उन पर? वो तो लगता है घर जवाई नहीं हुआ, इधर खरीदोगे उन लोगों के। कहा ना मत करो ऐसी बात। बेटा ये फरहान क्यों नहीं आया, कहाँ गया? पहली बार आए हो? सिगरेट पियोगे? परेशान? क्या किया? कुछ नहीं। यार मैं तो टाइम पास करने के लिए पूछ रहा हूं भाई। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे जमानती आ जाएंगे। तुमने क्या किया? एक बाबा आ गया था मेरी गाड़ी के नीचे। उस्ताद कहते हैं कि ड्राइव करते वक्त अगर बच्चा सामने आ जाए ना अचानक, तो हमेशा पीछे से गुजरो, इसलिए कि बच्चा हमेशा आगे की तरफ भागता है। और कहीं बुढ़ा सामने आ जाए तो हमेशा फ्रंट से क्रॉस करो, इसलिए कि बुढ़े जो होते हैं वो हमेशा पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन ये कमाल बुढ़ा था यार, यानी मुंह उठा के आगे की तरफ भाग पड़ा। फिर क्या, सट्टे बट्टे तो बाबा लगी है, लेकिन बच बचा हो ही जाएगा। इस पर तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। सजा? सरदार दिलावर अली खान को जानते हो? बहुत बड़ा आदमी है और मैं उसका ड्राइवर हूं। सरदार सब शिकार पे गए हुए हैं, नहीं तो अभी तक टेलीफोन आ चुका होता। बड़े बड़े अफसर मती हैं उनके। हाँ अच्छा, मैंने टेलीफोन करवा दिया है, वो कोई इंतजाम कर रहे होंगे। लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कोई कत्ल शत्ल किया है? कोई डाका शाका? नहीं भाई। कोई स्टूडेंट टाइप चक्कर लगता है मुझे। है? झगड़ा हो गया था कुछ लड़कों के साथ। वो नहीं पकड़े गए? छोड़ दिया पुलिस ने उन्हें। मेरा मतलब है कि तुम्हारे कोई आगे पीछे कोई भाई भाव वगैरह नहीं? है। शरीफ लोग हैं और इस माशरे में शरीफ आदमी और रद्दी का कागज एक बराबर है। खरा लो हिदायत अली आ गया तुम्हारे जमानती। और यार ये भी तो अपना बेली है, इसके बारे में तो सोचो कुछ। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा इसका भी। अब तुम जाओ भाई। अच्छा यार बाबू, कोई शेवा को खिदमत हो तो दसूस। मेरा मतलब है कि किसी को इतला देनी हो बाहर। नहीं भाई,
मेहरबानी है तेरी। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। चल बादशाह। आप बजा फरमाते हैं बुजुर्गवार, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मगर उस वक्त मैं यहां था नहीं। मेरे एएसआई ने पर्चा काट दिया है। अभी आता है वो, मुझे उससे बात कर लेने दीजिए। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। मगर ये तो सरासर ज्यादती है इंस्पेक्टर साहब। एक ही जैसे जुर्म, एक ही जैसे हालात, फिर एक फरीक को छोड़ दिया जाए और दूसरे को पकड़ लिया जाए। मैंने आपसे अर्ज किया ना जनाब, मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है, मगर मैं हूं जरा कायदे कानून वाला आदमी। इस थाने में आज मेरा तीसरा दिन है, तो जब तक मैं मुतल्लिका अफसर से उसका वर्शन मालूम नहीं कर लेता, अपने तौर पे कोई फैसला करना फिल वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पुलिस का जोर सिर्फ कमजोरों पर ही चलता है, सिफारिश हम भी ला सकते हैं। मुझे बात करने दो बेटा। आप लोग पढ़े लिखे शरीफ आदमी हैं, मुझे अंदाजा है कि कितनी परेशानी है आपको इस वक्त। देखिए, मैं अकेला सारे मुआशरे को तो ठीक नहीं कर सकता, मगर आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि आपके बच्चे को नाजायज तौर पे इस थाने में 1 मिनट नहीं रखा जाएगा। और नाजायज तरीका क्या है कि बदमाशों को आपने छोड़ दिया है और एक बेगुनाह को पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चों का झगड़ा था। अब मेरी समझ में एक बात कतई नहीं आई कि इसको इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी। ये तो आप फरमा रहे हैं जनाब, मेरे पास जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इतनी आसान नहीं है। आप 2 घंटे बाद तशरीफ लाइए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आप प्लीज मुझे एफआईआर की एक कॉपी दीजिए। हाँ, ले लीजिए, इन्हें दिलाओ एक कॉपी। लोग ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हम शरीफ लोग हैं, इस इलाके में लोग हमारी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं हमारा। देखो फारा, इस बुढ़ापे में अगर तुम अब्बा जी की खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम बदनामी तो ना बनो। ये घर क्या ताल्लुक है आपका इस घर से? कोई रिश्ता रह गया है आपका इस घर से? आप जाइए, आपके ससुराल वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप सुन रहे हैं ना बाजी? अब तुम लोग नया झगड़ा खड़ा कर दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। जाओ बच्चों, सो जाओ जाके। तुम लोग भी सारी रात जागते रहे हो, आराम को भी आराम करने दो। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। इम्तिनान भाई, आप रुकेंगे या छोड़ूं आपको? नहीं, मैं अब चलूंगा। वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे और मैं सिर्फ 2 घंटे का कहकर आया था। और अब जाओ जाओ भाई जाओ, इंतजार हो रहा हो।
ये आपको किससे मिलना है? वो ड्राइवर हिदायत अली रहता है यहाँ शायद। बीबी जी को लेके बाहर गया हुआ है। ले सर, वो आ गए। यार बहू, तुम यहाँ? हिदायत? कौन है ये? बीबी जी, ये मेरा दोस्त है।